मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। फिर भी 8 साल रहे जेल में। 4 नौजवानों की एक ऐसी कहानी जो बेकसूर होते हुए भी तिहाड़ में 8 साल, जी हाँ 8 साल तिहाड़ जेल के अंदर सलाखों के पीछे सिसकियां भरते रहे। 30 जुलाई 2020 को दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे इन 4 लड़कों के लिए नई सुबह हुई और दिल्ली पुलिस के लिए ये काला दिन हो गया। दिल्ली पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बड़े बड़े ओहदेदार अफसरों की नींद हराम हो गई। तो ये पूरी कहानी क्या है, कैसे ये नौजवान बेकसूर होते हुए भी 8 साल तिहाड़ जेल में रहे। तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ये 8 साल की सिसकियां कैसे रही। 4 नौजवानों की ऐसी कहानी जो स्कूल पास आउट करके कॉलेज की तरफ बढ़ रहे थे, जिंदगी के सपने लेकर तरक्की के पंख फैलाकर निकले थे। लेकिन 21 मार्च 2012 के दिन ने रुद्रवेश, सचिन, मनीष और ध्रुवेश की जिंदगी को पलट दिया। आशीष गर्ग नाम के लड़के का मर्डर और घर वालों से फिरौती के चार्ज चारों पर लग गए। आशीष गर्ग की डेड बॉडी रोहिणी के पास नाहरपुर में पाई गई, जिसके मर्डर का आरोप रुद्रवेश, सचिन, मनीष और ध्रुवेश पर था। द्वारका नॉर्थ थाने की पुलिस की थ्योरी के अनुसार मर्डर में शामिल युवकों ने मर्डर के बाद फिरौती मांगी आशीष के घर वालों से, जिसके बाद पुलिस ने 5 लाख की फिरौती लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया, सचिन और रुद्रवेश को। पुलिस की कहानी फिल्मी कहानी की तरह शुरू हुई और आखिर तक फिल्मी कहानी की तरह ही चलती रही। पुलिस ने 4 युवकों को मर्डर फिरौती का आरोपी घोषित कर दिया। 22 मार्च 2012 को चारों लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये केस की एफआईआर है 57/2012। केस का डेट है 21 मार्च 2012, जिस दिन ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। 22 मार्च 2012 को 2 मुलजिम रुद्रवेश और सचिन एज पुलिस स्टोरी इनको पकड़ा जाता है रैंसम मनी लेते हुए। और इनके डिस्क्लोजर पे डेड बॉडी जो विक्टिम था आशीष, उसकी नाहरपुर गांव से रिकवर होती है। और इन्हीं दोनों मुलजिमों के डिस्क्लोजर पे 2 और मुलजिम मनीष और ध्रुवेश अरेस्ट होते हैं। और जो पुलिस कहानी बनाती है कि रुद्रवेश और सचिन इन दोनों ने एक प्लान रचा और फोन करते हैं आशीष के घर पे कि पार्टी है और उस पार्टी में इसको आना है। और अकॉर्डिंगली पुलिस की कहानी, ये पार्टी में गया विक्टिम जो है आशीष गर्ग, और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। सिर्फ कॉल आई, रैंसम कॉल 21 तारीख को। 21 से 22 तक कॉल आती रही, पुलिस वहां बैठी रही, कॉल सुनती रही, नेगोशिएट करती रही। फाइनली सेटल हुआ 30 लाख में। पुलिस कहानी बनाती है कि चलो 5 लाख रुपया लेके तुम जाओ। जो विक्टिम था आशीष, उसके फादर अशोक गर्ग, उसको कहती है कि तुम ये पैसा लेके जाओ और हम तुम्हारे साथ आएंगे और हम उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। पैसा लेके द्वारका अशोक गर्ग जाता है, सेक्टर 10 के आसपास का है, और वहां पे जो पुलिस कहती है सचिन और रुद्रवेश को, दोनों को पैसा लेते हुए पकड़ लेते हैं। उसके बाद पुलिस के कहे अनुसार ये डिस्क्लोज करते हैं कि हमने उसको मार दिया है, विक्टिम को जो आशीष है, और नाहरपुर डेड बॉडी है। और इस सारे खेल के अंदर हमारे 2 साथी और हैं जिनका नाम मनीष और ध्रुवेश है, जो एक रुद्रवेश का सगा भाई है और एक ध्रुवेश इनका ही दोस्त है जो इनके साथ ही पढ़ता था। डेड बॉडी रिकवर करते हैं, चारों को अरेस्ट करते हैं और जेल भेज देते हैं। पहले दिन से ही चारों लड़के जो कि स्कूल पास आउट है, यंग बॉयज है, क्लीन एंटीसीडेंट्स है, अच्छी फैमिलीज से है, पहले दिन से ही कहते हैं कि हम बेकसूर है, वी आर इनोसेंट, हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस कभी नहीं सुनती इनकी और इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में चार्जशीट कर देती है। रुद्रवेश, सचिन, मनीष और ध्रुवेश कहते रहे कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था।
तिहाड़ जेल की हवालात में नौजवानों के दिन रात काले हो गए। परिवार टूट गया, लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जो सपने रुद्रवेश, सचिन, मनीष और ध्रुवेश के थे, वो सलाखों की चार दीवारी में दम तोड़ गए। पुलिस की और कानून की नजर में चारों नौजवान आरोपी हो चुके थे। मर्डर के बदनुमा दाग ने नौजवानों को तोड़ दिया। सारे सपने मानो दफन हो गए। अंदर से लेकर बाहर तक सब कुछ टूट चुका था। सलाखों की चार दीवारी में जीवन जीने की उम्मीद हर रोज मर रही थी। फिर टूटती आस का सहारा बने क्रिमिनल लॉयर अनिरुद्ध यादव, जिन्होंने पूरे मामले की पड़ताल की तो एडवोकेट अनिरुद्ध यादव ने पाया कि द्वारका नॉर्थ थाने की पुलिस ने 4 नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। बेगुनाहों को 8 साल से भी ज्यादा जेल में सड़ा दिया है। एडवोकेट अनिरुद्ध यादव ने जब पुलिस की फिल्मी कहानी की परतें खोली तो पुलिस ने जो जाल बुना था उसकी बेबुनियाद फंसाने वाली धाराएं पुलिस का साथ छोड़ने लगी। 31 मई 2015 को द्वारका कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे पुलिस अपने बनाए जाल में फंसती चली जाती है। पुलिस ने जो कहानी बनाकर कोर्ट में पेश की उसमें ना विलन मिले ना तथ्य। पुलिस का हाल ताश के पत्तों जैसा कोर्ट में हो गया। दलील, सबूत, गवाही सब कुछ हवा की तरह पुलिस के खिलाफ जाने लगे। पुलिस ने जो मर्डर मिस्ट्री बनाई उसमें दिखाया गया कि जन्मदिन की पार्टी के नाम पर आशीष गर्ग को बुलाया गया। आरोपियों के द्वारा फिर जनकपुरी के एक थिएटर में मूवी देखी। बाद में उसको रोहिणी इलाके के नाहरपुर में ले जाकर मर्डर कर दिया गया। उसके बाद आशीष गर्ग के घर 31 मार्च 2012 को कॉल करके फिरौती मांगी गई। आशीष गर्ग के पिता ने पुलिस को बताया। फिर पुलिस आशीष गर्ग के पिता के साथ पहुंची और फिरौती लेने पहुंचे सचिन और रुद्रवेश को रंगे हाथों पुलिस ने फिरौती की रकम के साथ पकड़ लिया। बाद में मनीष और ध्रुवेश भी अरेस्ट हो गए। At the time of charge also, charge was framed in this case on 20/10/2012. Charge frame होता है। Charge में भी these all 4 boys says that they are innocent. They have not done anything and they claims trial. ट्रायल के दौरान 30 विटनेसेस कोर्ट एग्जामिन करता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो गवाह है वो अशोक गर्ग होता है और आईओ होता है एनके झा, इंस्पेक्टर एनके झा, जिसने इस केस की पूरी तफ्तीश करी है। और भी विटनेसेस है जो इंपॉर्टेंट है, बट ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टार विटनेसेस है। इन पूरी एविडेंस के चलते हुए 8 साल निकल जाते हैं और इन 8 सालों में चारों लड़के बार बार कहते हैं हम बेकसूर। फाइनली जजमेंट जो पास होता है वो क्लियर करता है कि यस, दीज एक्यूज्ड वर राइट, दे आर इनोसेंट। और कोर्ट हेल्ड करता है कि the prosecution have failed to prove their case. And specifically, I will read the main lines which give direction to register an FIR against this police officer NK Jha, who has arrested, who has investigated the case. The lines are, I will just read it. These are the lines. Para 419 of the judgment. From various acts and omissions on the part of IO, as discussed in this judgment, I am of the view that IO has framed record in the manner which he knew to be incorrect, knowingly it to be likely that he will thereby cause loss or injury to the complainant in the present case, and with the intent to save actual offender from the clutches of law, and for acts and omissions of IO, he should be proceeded in accordance with law. Therefore, DCP Southwest is directed not only to proceed against IO departmentally, but also to lodge an FIR against him under section 218, 201 IPC. So, I will say these type of judgments will open the eye of this type of police officers who do not investigate the case properly and do the investigation as per their own whims and choices. They forget the laws, they forget the Evidence Act, they forget the CRPC, they create their own CRPC and own Evidence Act. So
I will say this is an eye opener to all the police officers. इस पूरे केस में गौर करने वाली बात यह है कि मृतक आशीष गर्ग और ध्रुवेश क्लासमेट थे। सचिन ध्रुवेश का दोस्त था और रुद्रवेश और मनीष सगे भाई। आखिरकार एडवोकेट अनिरुद्ध यादव की मेहनत रंग लाई। कोर्ट में पुलिस की बनाई थ्योरियां पुलिस पर ही भारी पड़ने लगी। पुलिस का बुना जाल कोर्ट के सामने लंबे समय तक टिक नहीं पाया। 30 जुलाई 2020 को द्वारका कोर्ट में एएसजे सोनू अग्निहोत्री की अदालत ने ऐसा फैसला दिया कि दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों की नींद हराम हो गई। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पुलिस ने जिन 4 नौजवानों को फंसाया है, रुद्रवेश, सचिन, मनीष और ध्रुवेश, वो बेगुनाह हैं। सबको बाइज्जत बरी किया जाता है। साथ ही कहा कि जो पुलिस ने थ्योरी बनाई और दिखाई वो सच्चाई से कोसों दूर है। कोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर एन.के. झा के खिलाफ द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी एफआईआर दर्ज करके कोर्ट को बताएं। साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। आईपीसी 201 और आईपीसी 218 के तहत पुलिस इंस्पेक्टर जो केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उस पर कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने दिया। पुलिस के खिलाफ इतना बड़ा आदेश कम ही पुलिस के इतिहास में दर्ज होता है। इसलिए कोर्ट के इस फैसले ने खाकी का खाका खींच दिया कि बेगुनाहों को फंसाना कितना भारी पड़ सकता है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने फॉल्स एविडेंस क्रिएट किए, एविडेंस खत्म किए, सबूत मिटाए, गलत आधार पर केस बनाया, पूरे केस में बदनीयती से काम करते हुए गलत रिपोर्टिंग की, जिसकी सजा अब पुलिस को ही मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खाकी अपने दामन पर लगे दागों को किस तरह से धोएगी। पुलिस के पास अब एक ही रास्ता बचा है कि वो हाई कोर्ट में अपील करे। लेकिन द्वारका कोर्ट के फैसले ने नजीर जरूर पेश कर दी है उन पुलिस वालों के लिए जो वर्दी पहनकर कानून को मुट्ठी में रखते हैं। देखिए, ये दिल्ली का ही नहीं, देश का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें पुलिस वाले फंसे हैं, पुलिस पे उंगलियां फिर से उठी हैं और जो पुलिस ने पूरा केस को घुमाया है उसको लेके अब पुलिस के इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज होने जा रही है, जिसकी डायरेक्शन कोर्ट दे चुका है। तो एडवोकेट साहब ये भी जानना चाहेंगे, अब पुलिस के पास ऐसा क्या चीज बचती, क्या ऊपर वो अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ, या क्या हो सकता है, या किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए सर, प्रोसिक्यूशन, अगर मैं बात करूं प्रोसिक्यूशन की, तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को अपॉर्चुनिटीज है किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करने। यू कैन गो टू हाई कोर्ट अगेंस्ट दिस ऑर्डर। जहां तक पर्सनल लेवल की बात है, आईयू के खिलाफ की बात है, नाउ इट्स डिपेंड अपॉन द आईयू whether you want to go against this order which is especially against him. I am not talking about the judgment in total. I am talking about the judgment, the part of judgment which is against the IU. So it is totally depend upon him whether he wants to challenge that order or not. For that person he has to challenge this part of the judgment. Otherwise prosecutions are having their powers. They can go in appeal, defense can go in appeal. Any person, Supreme Court is the last thing. देखिए, ये वकील साहब ने कानूनी दावपेच बता दिए हैं कि जो पुलिस के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ जो जजमेंट दिया है, जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ पुलिस हाई कोर्ट जा सकती है। अगर हाई कोर्ट में भी वही फैसला दोहराया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, कोर्ट भी इस चीज़ को देखता है कि पहले के जो तथ्य हैं, जिस तरीके से ये फैसला आया है, अपने आप में मिसाल कायम करता है और उन पुलिस वालों को सबक भी है कि जिस तरीके से वो वर्दी पहन के कानून का मजाक बनाते हैं कि वो मजाक ना बनाया जाए। तो एडवोकेट साहब, और क्या चीज़ें हैं इसमें जो की पॉइंट्स रहे, वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन 4 नौजवानों की फैमिली बिखर गई और वो पूरा क्या मानते हैं, ये भविष्य में अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे या ऐसा झटका ये रहा कि जीवन एक तरीके से कहा जाए तबाह हो गया? सर, इसमें जो 2 बच्चे हैं, रुद्रवेश और मनीष, उनके फादर पहले ही एक्सपायर हो रखे थे। इनकी मदर है, वो बेचारी दिल्ली पुलिस की ही कांस्टेबल है और दोनों स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे। जिस वक्त एक भाई को अरेस्ट किया गया, वो स्कूलिंग पूरी करके दिल्ली पुलिस के लिए इंटरव्यू उसका आया हुआ था, कोई लेटर उसका आया हुआ था, फिजिकल का था या किस दिन का, और उसको फिजिकल के लिए
दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए जाना था, लेकिन इस केस की वजह से उसका पूरा कैरियर चौपट हो चुका है। अब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नौकरी करते वक्त उसके रिकॉर्ड में उसको देना पड़ेगा कि एक केस था, वो एक्यूटल हो गया। जो ये स्टिग्मा उसका लग गया कैरियर पे, इसको तो शायद ये धुले, क्योंकि क्रिमिनल केस का स्टिग्मा बड़ा डेंजरस होता है। और मैं तो ये कहता हूँ किसी इनोसेंट पे, किसी भी शख्स पे, इनोसेंट पर्सन पे क्रिमिनल केस का कोई भी स्टिग्मा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर किसी एफआईआर में एक्यूज बन गया या इन्वॉल्व हो गया, मेरे हिसाब से उसका कैरियर खत्म हो जाता है। कोई भी सिंपैथी उसको ना पुलिस से ना किसी और डिपार्टमेंट से मिलती है। देखिए, ये बड़ी बात है। ये बदनुमा ऐसा दाग है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। तिहाड़ जेल में 4 नौजवान सिसकियां भरते रहे, बेकसूर हूँ मैं, बेकसूर हूँ मैं, बेकसूर हूँ। किसी ने नहीं सुना, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज पुलिस कटघरे में है। जिनको आरोपी बनाया गया, जिनको मुजरिम बनाया गया, वो आज बाहर हैं। तो ये सोचना होगा हमारी पुलिस को कि इस तरह की कार्रवाइयों से बचना होगा और किसी की ज़िंदगी खराब करने से पहले 100 बार सोचना होगा।